बच्चों कैसे हो आप सब। जैसा कि आ चुके हैं यस सर आप सभी के पास चैप्टर 2 चैप्टर 5 और अब लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए इतने सटीक साबित होंगे सेक्शन डी के लिए कि इसके बाहर का नहीं आने वाला। और क्या सर आप 50-100 क्वेश्चन देने वाले हो, 10-15 देने वाले हो? नहीं भाई, सिर्फ 5 क्वेश्चन दूंगा भाई। और ये 5 क्वेश्चन करके चले जा, तेरे प्री बोर्ड के एग्जाम है या बोर्ड के एग्जाम है, गारंटी इन क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो बिना किसी नौटंकी के शुरू करते हैं भाई, और एंड तक बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि इस बार यहाँ बोनस क्वेश्चन नहीं होगा, पर हमारे बच्चों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी नौटंकी के। सबसे पहला सवाल जो आ सकता है इस बार का ट्विस्टिंग फॉर्म में, है ना। हर बार इस तरह के सवाल बच्चों को डरा देते हैं। भाई थोड़ा दिमाग लगा ले, इजी क्वेश्चन है, सुनिए यहाँ पे शांति से। क्या बोला है? अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का नाम है मुन्नी, है ना। मुन्नी जी को जो है जरा सा ब्लैक बोर्ड देखने में दिक्कत पड़ रही है, बराबर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड काफी दूर है। इसका मतलब उन्हें दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा नहीं है। मतलब जो उनकी बुक में लिखा है वो तो उन्हें दिख रहा है, मतलब उनके पास का उन्हें दिख रहा है। जो उनके पास वाला है वो उनके नियर है, बराबर। जो दूर है वो उनके फार है, फार का नहीं दिख रहा, नियर का दिख रहा है। तो जब नियर का दिख रहा होता है हम इसे कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। साइट माने होता है नजर, बराबर। तो साइटेडनेस, साइट मतलब होता है नजर। नियर की नजर भैया बहुत अच्छी है, पर दूर की नजर अच्छी नहीं है। तो जब इस तरह का लास्ट रो में वो बैठती है, उसे ब्लैक बोर्ड जो कि दूर है दिखता नहीं है, लेकिन पास की नोटबुक का जो उसे दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नियर वर्ड से आ जाना चाहिए नियर साइटेडनेस। और यहां से डिफेक्ट पता हो जाना चाहिए बच्चों को ये मायोपिया है, बराबर। याद रखिएगा, स्टूडेंट को जो डिफेक्ट है वो मायोपिया। और जब टीचर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चश्मा लगा लेते हैं नाक के आगे, है व्हाई आर यू शाउटिंग, है ऐसा करके बोलते हैं। तो जब वो आपको देखते हैं तो उनको चश्मे की जरूरत नहीं है, जब बुक चेक करते हैं तो चश्मे की जरूरत है। तो टीचर को जो डिफेक्ट होता है वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, स्टूडेंट को जो डिफेक्ट होता है वो मायोपिया होता है। वो वेरी करता है सिचुएशन पे। ऐसा सोचना मत सर बोल दिए थे स्टूडेंट आएगा मायोपिया लिख के आया, भैया ऐसा नहीं होता, पढ़ना अच्छे से। फिर क्या बोला है सर, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम? आंसर पहले ही दे दिए सर, मायोपिया। तो उसको क्या बोलते हैं सर? नियर साइटेडनेस बोलते हैं। भैया हाउ कैन इट बी करेक्टेड? किस तरह से करेक्ट होगा? डिस्क्राइब करो सूटेबल डायग्राम के साथ। भैया डायग्राम बड़ा आसान है, आंख का गोला बनाना है। मेन हमको पता है रेटिना होती है ब्राइट स्क्रीन, है ना। जब लाइट रेज आंखों से बेटा रेटिना पे जाती है, रेटिना स्क्रीन होती है, वो रेटिना ब्राइट सेंसिटिव सेल्स की स्क्रीन है। वहां पे जब लाइट गिरती है तो आपको इमेज दिखती है। अभी यस सर को वीडियो आप देख पा रहे हैं क्योंकि आपके रेटिना पे जरूर इसकी इमेज बन रही है, बराबर। लेकिन जो मायोपिया वाले बच्चे होते हैं वहां पे शॉर्ट ट्रिक आ गया, नियर साइटेडनेस। क्या वर्ड आ गया बेटा? नियर साइटेडनेस ही समझ जाओ। नियर का मतलब होता है पहले, पास, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इमेज रेटिना पे बन रही थी उसको थोड़ा ऐसे मिला के पहले ही बना देना है, पहले नियर, नियर बना देंगे आप इसको, ठीक है। यानी बिहाइंड द रेटिना बना देंगे। यानी एक्चुअल आंख अगर सही होती तो रेटिना पे इमेज बनती, पर इस वाली को तो आपको पहले ही बना देना है। तो यहां से आपको डायग्राम का भी जो स्त्रोत है यस सर ने बता दिया कि कैसे याद रखेंगे। अब आपको एक इसको इसका सिंपल एग्जांपल भी दे देते हैं याद रखने का। सिंपल सिंपल सा गेम है, सिंपल सा गेम है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये रहा बिल्कुल वो डायग्राम कि ये एक नॉर्मल बंदे की आई है जहां पे इमेज कहां फोकस होती है, रेटिना पे। पर अगर मायोपिया से वो बच्ची या बच्चा, वो स्टूडेंट डिफेक्ट हो रहा है, जो मुन्नी है हमारी यहाँ पे, बराबर, उसको ब्लैक बोर्ड रीड करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका रीजन है कि सर उसको जरूर मायोपिया है, उसकी आंखें मायोपिक आई हो गई हैं। इसकी वजह से जहां पे इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी अब उसके पहले ही बन रही है। और अगर आप चाहते हैं इस क्योर को, इस डिफेक्ट को ठीक करना, तो सिंपल सी बात है, जो रेज अभी पहले मिल रही है आप उसे दूर करा दीजिए। क्या करवा दीजिए? दूर। देखिए दूर करवा के मिलेंगी, यानी आपको दूर कराना है। क्या कराना है सर? दूर, है ना। तो दूर करवाने के लिए दूर करवाने वाला लेंस लगेगा। दूर करवाने वाला जो लेंस होता है भैया डाइवर्जिंग नेचर का होता है। डी फॉर डाइवर्जिंग, डी फॉर दूर होता है। और इस दूर करवाने वाले लेंस को आप बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं सर? कॉनकेव लेंस। और यही कॉनकेव लेंस हेल्प करता है मायोपिया के करेक्शन में। अब सर सिर्फ इतना आपने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा एक पर बता दीजिए भैया लाइन बाय लाइन क्या लिखना है। ये लिखना है जी, बिल्कुल सही बात है। मायोपिया हो गया है उसे नियर साइटेडनेस, बराबर। दिस डिफेक्ट इन विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। नियर वर्ड आ गया, मतलब नियर का तो दिख रहा है, पर डिस्टेंट यानी दूर का,
है ना, डिस्टेंट यानी दूर का, चंदा मामा दूर के, पूरी पकाए पूर के, भैया चंदा मामा की बात नहीं हो रही है, दूर के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। वो डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली का मतलब यहाँ पे है क्लियरली उसे दिख रहा नहीं है। तो सर इस केस में जो मायोपिया है उसका जो फार पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है इन्फिनिटी पे, जो उसका फार पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी यानी बहुत दूर, है ना, इसकी वजह से वो उसकी जो रेज है वो पहले ही मिल जाती हैं और इसकी वजह से उसको फोकस कर पाती नहीं है। रीजन क्या हो गया इसका, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया आई लेंस का, बराबर। हालांकि रीजन पूछा नहीं है पर जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है लिख देना। दो ही रीजन आते हैं, या तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस या तो लेंथ ऑफ आई बॉल इज एलोंगेटेड। अगर आई बॉल अगर एलोंगेट हो जाए तो भी ये होता है कि भैया उसका जो फोकस लेंथ है, बराबर, फोकस जो उसका है, बराबर, जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया एकदम इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सर, यहाँ पे ऑलरेडी आप हमको बता ही चुके हैं इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। भाई बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करेक्ट करने का, सुन ले अच्छे से। द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन ओनली बाय वियरिंग स्पेक्टिकल ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। नियर साइटेड रेस पहले मिल रही है, नियर मिल रही है, अब उसे दूर करवाना है तो दूर करवाने वाला लेंस लगेगा, और ये दूर करवाने वाला लेंस होता है बच्चों कॉनकेव लेंस। बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे ये चीज हुई कैसे, तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट फोकस, फोकस हो पा रही नहीं है। रेटिना पे फोकस होगी तो इमेज बनेगी, अदरवाइज बनेगी नहीं। तो यही एक दिक्कत है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंट माने दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दे पाएगा पर पास का ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पाता है। तो यहाँ पे क्या डिफेक्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमारे बच्चों को। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ग्लास प्रिज्म में डिस्पर्जन समझाइए, व्हाइट लाइट का क्या होता है भैया। टीचर का क्लास खत्म हो गया, बोल दिए डिस्पर्स, डिस्पर्स माने दूर चले जाओ, सब भग जाओ, चलो चलो भग जाओ सब लोग। तो यहाँ पे भी वही होगा, हमारी जो प्यारी सी व्हाइट लाइट है जो भैया 7 रंगों की बनी हुई है वो डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्स तो भैया नाम में ही आंसर है भैया, डिवाइड हो जाओ। क्या हो जाओ, डिवाइड हो जाओ, डिवाइड हो जाओ। जब ये डिवाइड होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को भैया डायग्राम से बड़े प्यार से अच्छे से समझाना है। तो यहाँ पे मस्त वही करने वाले हैं जैसा कि आप देख रहे हो, बराबर। सर यहाँ पे है क्या, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर, बराबर, इज नोन एज डिस्पर्जन। एंड द बैंड ऑफ 7 कलर, 7 रंगों का जो समूह है उसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पे जो डिस्पर्जन आप देख रहे हैं हमारे बच्चों, यहाँ पे जो डिस्पर्जन आप देख रहे हैं, ए भैया बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ, बड़ा 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 हो जाओ, बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ। नहीं मान रहा ससुर, हट, बड़ा ही नहीं हो रहा, हट, बड़ा ही नहीं हो रहा, हट भैया, बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ। बच्चों को समझाना है, कोई बात नहीं, चलो जान दो, बड़े नहीं होंगे, हम समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसी व्हाइट लाइट यहाँ से पास हुई तो यहाँ पे 7 रंगों का समूह बन गया विबग्योर। क्या बन गया सर, विबग्योर। क्या बन गया, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप देखेंगे सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वायलेट का, सबसे कम होता है रेड का। और इसी को एक एक्टिविटी के फॉर्म से अगर समझाना हो कि भैया डिस्पर्जन समझाओ ग्लास प्रिज्म में से, तो एक्टिविटी के फॉर्म में भी इस तरह से समझा सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या लेंगे, सिंपल सी बात है, थिक शीट लेंगे, हैं, व्हाइट कलर का शीट लिया, कार्डबोर्ड वगैरह लिया, उसके अंदर से क्या कर दी सर, छोटा सा होल कर दिए, नैरो होल, पतला सा होल कर दिए, पतला सा होल किए, और वहां से फिर किसका वेट किए कि सनलाइट आके उस पतली सी स्लिट जगह में से पास हो जाए। जैसे ही सनलाइट उस पतली सी जगह, नैरो बीम, उसमें से पास होगा, ग्लास प्रिज्म को रख दीजिए। इस तरह से ग्लास प्रिज्म को रखिए कि उस पे व्हाइट लाइट जो है, सनलाइट जो है वो आके गिरे। जैसे ही वो प्रिज्म के पास आके सनलाइट गिरेगी, आपको क्या करना है सर, उसको थोड़ा सा हिलाना है जिससे वो व्हाइट लाइट जो है उसमें से पास हो। और आप देखेंगे जैसी व्हाइट लाइट पास हो रही है, आपको 7 रंगों का समूह जो है, जो स्पेक्ट्रम है वो दिखने लग जाएगा। अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि सर जैसे ही हमने इसको देखा तो वी ऑब्जर्व अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ 7 कलर्स, है ना। विबग्योर जो है हमको स्क्रीन पे दिखा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सफर्ड वायलेट वाली लाइट होती है, मैक्सिमम डेविएशन उसका होता है। सबसे कम सफर्ड यानी जो डेविएशन होता है वो रेड लाइट, बहुत ही कम डेविएट होती है। अब बात करते हैं सर रीजन ऑफ डिस्पर्जन। भैया डिस्पर्जन किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। बोल किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। याद रख लेना, दुनिया में लोग जितना कमजोर है लोग उसको उतना दबाते हैं। भैया वेवलेंथ क्या है, भैया वेवलेंथ क्या है, भैया वेवलेंथ के पहले ऐसे समझ, डोले शोले, बराबर। अगर किसी कोई बच्चा सिकुड़ा है उसका वेवलेंथ ही नहीं होगा। कोई जोरदार जिम बिम जाता है, ऐसा डोला सोला होगा जोरदार, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। भैया डोला सोला ज्यादा होगा तो आपका कोई रैगिंग कर पाएगा, कोई शोषण कर पाएगा, कोई आपको दबा पाएगा, नहीं। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसको कोई डेविएट नहीं कर सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता। उसका उल्टा कर दो, अगर किसी का वेवलेंथ बहुत ही कम है तो उसको लोग ज्यादा झुकाएंगे, ज्यादा डेविएशन करेंगे, भैया ज्यादा डिस्पर्जन होगा उसका। यही सिंपल कहानी है जिसको हमने शब्दों में बयां किया
कि सर व्हाइट लाइट जो है 7 कलर की कंपोज होती है, उसके अंदर जो भी है ना जो स्प्लिटिंग होती है वो उसकी वेवलेंथ पे होती है। सर बिल्कुल सही बात है। स्पीड ऑफ ईच कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट एंड द डेविएशन इज आल्सो डिफरेंट, सो द व्हाइट कलर कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म अपीयर्स एज अ बैंड ऑफ 7 कलर। इसी की वजह से वो व्हाइट लाइट 7 रंगों के समूह में हमको देखने मिलती है। तो सेकंड क्वेश्चन को भी अच्छे से एड्रेस करने के बाद अब बढ़ चुके हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम का इस बार का हॉट फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। वो क्या है सर? वो सिंपल है कि व्हाट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भैया 2 नंबर में इसको पूछ लेंगे कि भैया कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, अभी यस सर बताए वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। इसके अलावा 2 नंबर में यही पूछ लेंगे भैया टिंडल इफेक्ट क्या होता है। भैया टिंडल इफेक्ट है ना, सिंपल सा है भैया, टेक्स्ट बुक में दिया इतना सा पैराग्राफ पढ़ लेंगे मजा आ जाएगी। उसी में से यस सर लेके आया आंसर आपका। बहुत ही सिंपल है। क्या है सर यहाँ पे? सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है सर? डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो माइन्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। हमारे एटमॉस्फेयर में चंद पार्टिकल्स है ना, जब आपने देखा होगा कोई टेम्पो रिक्शा वाला ऐसे जोरदार से बहुत सारे मिट्टी उड़ती है ना, बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो भैया बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, और ये माइन्यूट पार्टिकल से जब लाइट टकराती है, जब लाइट क्या होती है टकराती है, तो ये पार्टिकल सारे हरामजादे हैं। बराबर, ये क्या करते हैं, इसको पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हर डायरेक्शन में इसको क्या करते हैं, फैला देते हैं। आप ऐसा समझ जाइए कि एक ऐसे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों की लाइन जा रही थी, थोड़ा फील करना पड़ेगा। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों की लाइन जा रही थी, बराबर। अब बड़ा सा बच्चा 5th क्लास का, 7th क्लास का या 8th क्लास का उनके बीच में आ गया, चले टेढ़ी पट करके उसको मार दिया। अब बताइए, बच्चे को मार दिया, सीधा सीधा जा रहा था, बच्चे को ऐसे डिफ्लेक्ट करके मार दिया, झापड़ ऐसे टट टेढ़ी बट मार दिया जोर से, है नीचता की हरकत कर दी है। और बच्चा बेचारा छोटे मन का रोने लग गया, मम्मी मेरे को मारा, टीचर मेरे को मारा, टीचर मेरे को मारा, मेरे को मारा, इन्होंने मारा, ऐसा करके रोने लग गया। अब रोने लग गया, आपकी फटी पड़ी बच्चा कोऑर्डिनेटर देख लेंगे, कोई प्रिंसिपल सर देख लेंगे, कोई मैम देख लेगी। अब बच्चा रोते रोते जा रहा है। अब जिस रास्ते से वो रोते रोते जाएगा, सबको पता चलेगा बच्चा क्या हो रहा है, रो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ होता है कि लाइट सीधे जा रही थी, बीच में आया पार्टिकल, पार्टिकल ने कर दी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कर दी, उससे स्कैटरिंग कर दिया तो भैया पूरा पाथ क्या हो गया, विजिबल। अब पूरे रास्ते को पता चल रहा है बच्चा रो रहा है स्कैटरिंग है भैया, समझ जाओ इसको अच्छे से। अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, के कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, कौन सा कलर है। सिंपल सी बात है सर, हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, छोटे होते तो भैया छोटी लाइट को डेविएट करेंगे। है 7वीं कक्षा का बच्चा 5वीं की, 4थी की, तीसरे की रैगिंग करेगा, 7वीं कक्षा का बच्चा 10वीं की रैगिंग करेगा क्या? नहीं करेगा। 7वीं कक्षा का बच्चा 10वीं वाले को परेशान करेगा, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा, बहुत रेयर ना, होते हो ही नहीं, ताकत ही नहीं, समझ जाओ इस बात को। बिगर पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे वो स्कैटर करेंगे लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को। अब 12वीं का बच्चा 10वीं के बच्चे को हैरान करे, समझ आता है? हरते कुछ नीचता की हद करते कुछ लोग, साले स्कैटरिंग कर रहे हैं, याद रखना आज के बाद इस बाद वर्ड को आप लोग। इफ द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, अगर स्कैटरिंग हो रही है बहुत लार्ज पैमाने पे, तो सर जो होगा क्या, अगर पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, मान लीजिए 12वीं कक्षा के जो पार्टिकल है, तो वो कोशिश करेंगे भैया 11वीं कक्षा वाले को भी क्या कर डाले हम लोग, स्कैटरिंग कर डाले। कभी कभी तो क्या करते, खुद ही के क्लास के बच्चे को, 12th के बच्चे को स्कैटर कर देते, यानी जितने जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, स्कैटरिंग कर पाएगा बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट का। और यही नतीजा होता है सर कि जो वेरी लार्ज पार्टिकल है वो स्कैटर किसको करते हैं, व्हाइट, मतलब अब सोचिए सबसे बड़ी लाइट को स्कैटर करेंगे। अब सबसे बड़ा पार्टिकल क्या होगा सर, व्हाइट लाइट वाला ही हो जाएगा, क्योंकि सारी लाइट तो उसी से बनी है। मान लीजिए यहाँ पे कि एक कॉलेज का बंदा है, अब कॉलेज का बंदा तो क्या करेगा, 12वीं की रैगिंग भी कर सकता है, 10th की भी कर सकता है, 8th की भी कर सकता है, 5th वाले की भी कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, 12वीं का बच्चा सबकी रैगिंग कर सकता है। अब देखिए सब बच्चे की रैगिंग करेगा तो यही बात होगी कि भैया हर किसी की रैगिंग हो रही है, उस रास्ते से कोई जाने ही मतलब। तो ये क्या बात हो गई कि सर हर कलर जो है, हर कलर थोड़ा सा फील करिए यहाँ पे, अगर हर कलर वहां से जाएगा, सबकी स्कैटरिंग हो रही है, तब सारे कलर स्कैटर हो रहे हैं। अगर सारे कलर साथ में आए थे और सारे कलर स्कैटर हो रहे हैं, मतलब वो लाइट आपको व्हाइट दिखेगी। इसका मतलब क्या है सर, कोई व्हाइट कलर कुछ होता नहीं है। व्हाइट कलर सिंपल सी यही बात हो गई सर कि लाइट जो वो सारी की सारी पड़ रही है, सारे की सारी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको व्हाइट दिख रहा है। तो इसका मतलब ब्लैक क्या हो गया भैया, सब एब्सॉर्ब कर रहा है, हमारा टी शर्ट ब्लैक दिख रहा है, मतलब इसके अंदर जरूर जो डाई या फिर ये लोग लगाए होंगे, उस एटम क्या कर रहा होगा, सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसके लिए आपको ब्लैक दिख रहा है। कहीं पे अगर आपको व्हाइट दिख रहा है तो समझ जाइए कि भैया सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, बस इतना सा खेल है, इतना सा खेल है। स्कैटरिंग नाम दे दिया इसका। भैया समझा दो टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट बड़ा ही प्यारा इफेक्ट है ऑप्टिकल फिनोमिना में। रे ऑप्टिक्स की दुनिया में ये देखा गया सबसे पहली बार जब कॉलेट पार्टिकल देखे थे। कॉलेट पार्टिकल ट्रू वाले से थोड़े हैवी होते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप। मिल्क ले लीजिए, ब्लड ले लीजिए, सब कॉलॉइड होते हैं। मिल्क से समझ जाएंगे अच्छे से। कॉलॉइड पार्टिकल क्या करेंगे सर, इनके पास या फिर सस्पेंशन
उससे भी थोड़े हैवी पार्टिकल सस्पेंशन सॉल्यूशन वाले होते हैं। होगा क्या सर, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जितनी ज्यादा मतलब स्कैटरिंग पार्टिकल होगी बराबर, वो कंपेयर होती है उसकी विजिबल लाइट से। मतलब कौन सा पार्टिकल स्कैटर होगा बराबर, वो उसकी विजिबल लाइट पे डिपेंड करता है। अब होता क्या है, जैसे ही सर एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट पास होती है ऐसे सॉल्यूशन में से, पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस लाइट को स्कैटर करते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल याद करिए, सेवंथ वाला बच्चा खड़ा था, थर्ड वाला बच्चा पास है, टपली मार दी उसको, रोते रोते जा रहा है बच्चा, तो इससे होगा क्या, पूरे रास्ते को पता चलेगा बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे भी लाइट क्या होगी, ऑल डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, और उसकी वजह से उसका बीम क्या हो जाएगा, विजिबल। इसका लाइव एग्जांपल जरा समझिए, यही एग्जांपल आप समझिए, फॉरेस्ट की जो कैनोपी होती है, घने जंगलों में से कभी बीच में से ऐसे लाइट आके गिरती है बराबर, तो उसका पूरा रास्ता विजिबल हो पाता है, क्योंकि वहां पे ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे डस्ट पार्टिकल होते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर के एयर के अंदर पार्टिकल होते हैं कि पूरा रास्ता आपको दिख जाता है उसका। कभी कैंपिंग वगैरह पे गए तो देखिए, वरना आपके घर पे सुबह सुबह उठ के तो ये देख ही सकते हैं आप कि कभी किसी छेद में से छोटा सा सनलाइट आया तो पूरा सनलाइट का जो रास्ता है आपको विजिबल हो रहा है ना। इसको एक्सपीरियंस करना हो तो थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूं, जब कभी थिएटर में इंटरवल के बाद या पहले कभी आप निकलो है ना, तो इंटरवल में मान लीजिए छोटा सा ही लाइट जल रहा होता है, उस छोटे से लाइट को कभी ऑब्जर्व करिएगा, या आपके घर की जो लाइट है ना, घर की लाइट अगर एक कमरे में है बराबर, इस तरह से जो वॉल पे लगाई जाती है, ट्यूबलाइट नहीं बोल रहे, जो वॉल पे लगाई जाती है, उसके छोटे से पार्ट को कभी ऑब्जर्व करना, वहां पे आपको कुछ डस्ट पार्टिकल दिख ही जाएंगे बराबर, तो वो स्कैटरिंग आपको वहां पे होती हुई दिख जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है, स्कैटरिंग थ्रू द डस्ट पार्टिकल, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो ये एग्जांपल यस सर ने दे दिया, लेकिन अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, और आगे अगला क्वेश्चन, सर व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। भैया आ सकता है डिफेक्ट, हॉट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का, या तो मेट्रोपिया या तो हाइपरमेट्रोपिया, भैया पक्का गिरेगा, ले लो लिख के ले लो, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भैया सिंपल सी बात है, फार साइटेडनेस से बता दो क्या होता है, सिंपल सी बात है, साइट माने होता है नजर, फार साइटेडनेस मतलब दूर की नजर अच्छी है, मतलब दूर की नजर अच्छी है, फार साइटेडनेस मतलब दूर का जो है वो दिख रहा है, दूर का जो है वो दिख रहा है, पर पास का दिख रहा नहीं है, पास का नहीं दिख रहा, पास वाले का दिख रहा नहीं है, पास वाले का नहीं दिख रहा, तो फिर पूछा बताइए इसका कॉजेस क्या है, क्या हो गया जिसकी वजह से हो रहा है बराबर, और फिर ये भी पूछे हाउ कैन दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं ये भी बताइए। भैया सिंपल है, डायग्राम बनाने के लिए भी बोल दिया। फार साइटेडनेस का मतलब समझ जाइए, आप जानते हैं यहाँ पे इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए, है ना, रेटिना पे इमेज बनेगा तो ही आपको दिखेगा अच्छे से। पर फार साइटेडनेस बोला है तो आप क्या करिएगा, फार साइटेडनेस बोला है तो रेस को थोड़ा दूर मिलाइएगा, दूर दूर, है ना, ये बन गया आपका हाइपरमेट्रोपी का ही। और फिर बाद में अगर आप चाहते हैं कि इस दूर वाली रे को आप पास ला दे, पास ला दे यानी पहले मिला दे, पास ला दे यानी पहले ला दे यानी रेटिना पे मिला दे, तो आपको भैया पास लाने वाला लेंस लेना पड़ेगा। और पास लाने वाला लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, जिसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग मतलब सी फॉर कन्वर्जिंग, सी फॉर क्लोज, सी फॉर कन्वर्जिंग, सी फॉर क्लोज, सी फॉर कन्वर्जिंग, सी फॉर क्लोज। तू और तेरी दोस्त नहीं आ सकते कन्वर्जिंग लेंस से क्लोज, समझ जा भाई, रेस की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है, जीवन की नहीं हो रही, समझ जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश की गई है, वही, द डिफेक्ट ऑफ विजन इज ड्यू टू द पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट माने क्या होता है भाई, दूर का, डिस्टेंट माने क्या होता है, दूर का, डिस्टेंट माने क्या होता है, दूर का, है ना, डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, दूर का, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है, पर नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली, पास वाला दिख रहा नहीं है, ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। क्योंकि जो उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, है ना भैया, किसी भी चीज को 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे अच्छे से दिखेगा, पर इस केस में इनका जो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है वो और रिसीड हो गया है, वो फार चला गया है। इसके लिए बूढ़े लोग हो जाते हैं, कोई बूढ़ी टीचर हो जाती है, ऐसे दूर से ऐसे कॉपी चेक करते हैं, ऐसे यूं नीचे चश्मा लगा के चेक करते हैं, या कभी चश्मा नहीं मिल रहा होगा तो यूं ऐसे दूर से रख के ऐसे नोट देखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, क्यों भैया, उनका जो नियर पॉइंट है वो दूर चला गया, फार चला गया, फार साइटेडनेस हो गया उनको, है ना। और इसको क्योर करना है तो सिंपल सी बात है, लगेगा भैया पास में लाने वाला लेंस। फार साइटेडनेस माने फार, फार माने होता है दूर, पहले इमेज को क्या कर दो, रेटिना के कंपेयर में दूर ले जाओ, फिर अब इसको पास लाना है, कन्वर्ज कराना है, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लो। क्या रीजन था जिसकी वजह से ये हो पाया, तो सर सिंपल रीजन यही है कि जो फोकल लेंथ होता है आई लेंस का, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो नियर पॉइंट दूर चला जाएगा, यानी सर फोकस जो पहले हो रही थी रेटिना पे वो थोड़ी दूर फोकस होने लगेगी। या तो दूसरा रीजन है, जो आई बॉल का जो लेंथ है वो क्या हो जाए, शॉर्टन। अगर ये शॉर्टन हो गया, शॉर्टन माने और छोटा हो गया, तो थोड़ा कॉन्केव की तरह बन जाएगा, और जिसकी वजह से रेस को थोड़ा दूर मिलाएगा,
ठीक है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है सर यहाँ पे, या तो फोकल लेंथ का जो इंक्रीज हो जाना, या तो आई बॉल का शॉर्टन हो जाना, जो हाइपरमेट्रोपिया का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। पर चिंता करने की बात नहीं है भैया, लेंस काट के स्टोर पे जाइए, फ्री में जाके वो करवाइए। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जाके नंबरों का चेकअप करवाइए। अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो कॉन्वेक्स लेंस से तो ठीक हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। कमेंट करके बताना यस सर की क्या ये ट्रिक समझ आई, क्या ये जो सर ने बताया समझ आया या नहीं। अगर समझ आया तो प्लीज एक लाइक दे देना, एक बार लिख देना सर योर टीचिंग इज बेस्ट, योर टीचिंग इज ग्रेट। अगर इतना भी नहीं लिख पाओ, या अगर ग्रेट नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, तो सिंपल एक छोटा सा हार्ट अगर आप दे दो तो भी मुझे खुशी मिलेगी कि चलो हमारा जो टीचिंग है वो बच्चों के लाइफ में कुछ क्रांति ला पा रही है। इसके बाद सर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो विद फिगर। जी हाँ सर, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? पढ़ लो भाई, एनालिसिस से बोल रहा हूं, आ सकता है, एनालिसिस से बोल रहा हूं। अगर सेक्शन डी में ना भी दिखा, हालांकि आईएमपी सीरीज सेक्शन डी की है, तो लगभग क्वेश्चन सेक्शन डी में दिखेंगे जो मैंने कराए हैं, पर मेरा 1% चांस, 2% चांस इस क्वेश्चन को कह रहा है कि सेक्शन सी में भी दे दो, बराबर। तो अगर या तो सेक्शन डी में आया तो रेनबो के साथ एक आध दो कोई टिंडल इफेक्ट, सनराइज सनलाइट डिले वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, है ना, डिले डिले सनसेट, डिले सनसेट वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, बराबर। या फिर आप सोच सकते हो अर्ली सनराइज वाला जो क्वेश्चन था, है ना, अर्ली सनराइज वाला जो क्वेश्चन है वो, और डिले सनसेट वाला है वो आ सकता है इसके साथ। या तो रेनबो फॉर्मेशन आ सकता है पूरा का पूरा, ये 4 मार्क में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर रेनबो बनता कब है? जब हम देखते हैं कि जब बरसात आ रही होती है, बरसात के बाद जो बरसात की जो बूंदे होती है वहां पे प्रिज्म का काम करती है। जो आप पिछले वाले में डिस्पर्जन पढ़े वही डिस्पर्जन यहाँ हो रहा है सर। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो प्रिज्म का काम करती है वो हमारी रेन ड्रॉप्स होती है। क्या होती है? रेन ड्रॉप्स। तो सर होता क्या है कि सर कभी भी रेनबो अगर अपीयर होता है तो उसको एक नेचुरल स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जो हमेशा हमको रेन शावर के बाद अपीयर होता है। इसके अलावा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। 3 फिनोमिनन याद रखने पड़ेंगे आपको। द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म बाय द डिस्पर्जन, बराबर, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और एक और वर्ड आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आ जाता है सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पे जब सनलाइट आई तो मीडियम चेंज हुआ, है ना, पहले हवा थी, अब यहाँ पे वाटर का ड्रॉपलेट आ गया, तो मीडियम चेंज हुआ तो क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, है ना। फिर अंदर ही अंदर ये रिफ्लेक्शन हो गया। देखो टकरा के जब ये लाइट ऐसे टकराई, टकरा के बाउंस बैक हो गई, तो उसको हमने अंदर ही अंदर हो गया रिफ्लेक्शन। और जब ये 7 अलग अलग रंगों में बट गई, 7 अलग अलग समूह में इसके जो कलर है, बैंड ऑफ 7 कलर स्पेक्ट्रम दिखने लगा, तो उसको आपने डिस्पर्जन बोल दिया। तो तीनों घटनाएं एक साथ जब हो रही है यहाँ पे, तो वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है सर। लाइट जैसे ही गिरती है हमारी वाटर ड्रॉपलेट पे तो अंडरगो होती है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद तुरंत ही आपको क्या देखने मिलेगा सर? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फिर से रिफ्रैक्ट होगी और बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो सर यहाँ पे हमको इंटरनली रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा सर, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आपके आंखों तक पहुंचेगी नहीं। तो ये जो लाइट थी रिफ्लेक्ट होके वापस से कहां जा रही है? आपकी आंखों में, और ये बैंड ऑफ 7 कलर जो है तभी एक ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचता है और आपको फिर दिखता है कि ये रेनबो है। एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रेनबो हमेशा सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, है ना। सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आपको कहां दिखेगा? रेनबो। देखिए सनलाइट यहाँ आ रही है मतलब सन यहाँ है, तो इसके ऑपोजिट में कहीं ना कहीं आपको रेनबो जो है वो दिखेगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व, टू मेक यू लर्न ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर वेरी इजी। अब अगर हमारे बच्चों को फिर भी कोई दिक्कत है, कोई दर्द है, कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो कमेंट कर दो। क्या ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं? जी बहुत अच्छे से आते हैं। मैं बेट लगा के कह रहा हूँ, चैलेंज लगा के कह रहा हूँ, प्री बोर्ड से लेके आपके बोर्ड एग्जाम तक ये क्वेश्चन आएंगे। इस सीरीज को, इस आईएमपी क्वेश्चन सीरीज को, सेक्शन डी को जल्दी से आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार मिला तो ही मैं आपके लिए सेक्शन सी और सेक्शन बी के आईएमपी क्वेश्चन लेके आऊंगा। मार्क माय वर्ड, सेक्शन सी और बी तभी मिलेगा जब इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार मिले। और प्यार दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, इसको अपने लोगों तक पहुंचाओ, इस हमारी प्यारी सी क्लास 9 फाउंडेशन की चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को लाइक करवाओ, प्लेलिस्ट को दोस्तों तक पहुंचाओ, और इसी तरह से आपका प्यार हम पर बरसाओ, है ना। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस सर आ चुके हैं, अपकमिंग और चैप्टर के भी आपको ये यहाँ पे लेके आ रहे हैं। आने वाला अपकमिंग चैप्टर है 12 और 13। मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।